साहिल के माँ-बाप साहिल की हालत के बारे में सुनकर जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल भागे आते हैं। वहां जाकर उनको इस बात का सुकून तो आता है कि साहिल की जान खतरे से बाहर थी, लेकिन हालात कुछ नाजुक तो थे क्योंकि साहिल को जो चोटें आई थी वो काफी गहरी चोटें थी। लेकिन जब सब कुछ सुमित वेरवा देता है उनके माँ-बाप को कि क्या-क्या उसके साथ हुआ, उसके बाद साहिल की माँ को कुछ शक जरूर पड़ता है और वही अपना शक दूर करने के लिए जब वो अपने बैग से छोटा सा शीशा निकालती हैं जो अमूमन लेडीज अपने पास रखती हैं और वो साहिल की तरफ करती हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनका शक यकीन में बदल चुका था। ऐसा क्या देख लिया था साहिल की माँ ने उस शीशे में? और सबसे बड़ी बात, साहिल की नौबत हॉस्पिटल में पहुंचने की कैसे आई? क्या हुआ साहिल के साथ? कौन है साहिल? कौन है सुमित? और जैसा मैंने कहा, क्या देखा उसकी माँ ने उस शीशे में, जिसके बाद उसकी माँ की तो बोलते ही बंद होगी, आंखें फटी की फटी रहेगी। शुरू करते हैं आज के किस्से में, लेकिन इससे पहले मैं किस्से को शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाइप जरूर दीजिए वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अपने विचार अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं इस किस्से की ओर। साहिल एक बड़ा ही होनहार लड़का, अपने गांव से गुरुग्राम वो अपने काफ़ी सपने लेकर आया था। एक आईटी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है और धीरे धीरे तरक्की होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ना ही सिर्फ उसे उस आईटी कंपनी में एक अच्छी जॉब मिलती है, बल्कि अपना एक अच्छा मैच भी मिल जाता है। कामिनी कामिनी जो साहिल के ही बैच में थी, यानी कि जब साहिल ने ज्वाइनिंग किया था उसी बैच में कामिनी ने भी ज्वाइन किया था और ट्रेनिंग वगैरह भी इनकी साथ में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और प्यार शादी में। तकरीबन अपने रिलेशनशिप के 1 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। अब इस समय तक ये इस अपनी मंजिल में बिल्कुल एक समान थे। दोनों की कंपनी में पोस्ट भी एक थी और कई कंपनीज की पॉलिसी होती है कि कोई भी रिलेटिव जो होता है वो एक ही कंपनी में काम नहीं कर सकता। उसकी वजह से साहिल ने वो नौकरी छोड़ दी और किसी दूसरी कंपनी में जॉब करने लग पड़ा। लेकिन यहाँ से इनके रास्ते कहीं ना कहीं प्रोफेशनली अलग ज़रूर होंगे, इस बारे में साहिल को तो बिल्कुल पता ही था। लेकिन उसने कभी ये सोचा ना होगा कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी की राहें भी अलग होना शुरू हो जाएंगी। जिस कंपनी में साहिल गया वो कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही थी। वहाँ पर प्रमोशन का कोई चांस ज़्यादा नहीं था। अब साहिल अपनी पुरानी कंपनी में वापस आ तो सकता नहीं था, इसलिए जैसे तैसे करके जब तक उसको कोई अच्छी जॉब ना मिलती वहाँ उसको एडजस्ट करना ही पड़ना था। वहीं दूसरी ओर कामिनी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लग पड़ी। साहिल से शादी करने के बाद मानो जैसे उसके करियर को पंख ही लग गए। धीरे धीरे उसकी तरक्की होने लग पड़ी और अगले 4 सालों में वो एक काफ़ी अच्छी पोस्ट पर जा चुकी थी। साहिल से कहीं बेहतर उसकी सैलरी थी, काफ़ी बेहतर पोस्ट भी। शायद अब उस टाइम पर आकर कामिनी को ये महसूस होने लग पड़ा था कि मैंने जिससे शादी की वो तो लूज़र है। वो आज भी वही का वही है जहाँ पर हमारी शादी हुई थी, और मैं देखो एक लड़की होकर कहाँ पर पहुँच गई। ये गिल्ट साहिल के मन में भी था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। काबिलियत होने के बावजूद उसको किसी अच्छी कंपनी में अब जॉब नहीं मिल रही थी, और जब सेक्रीफाइस करने की बारी आई थी तो ये सेक्रीफाइस साहिल ने किया था कंपनी छोड़ने का, ना कि उसकी पत्नी कामिनी ने। शायद साहिल को ये बात तभी पता लग जानी चाहिए थी, क्योंकि शादी से पहले भी इस बात पर चर्चा हुई थी और कामिनी ने साफ कह दिया था कि मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ूंगी। और साहिल ने सिर्फ अपने प्यार के लिए अपनी अच्छी सी जॉब का बलिदान दे दिया, लेकिन इस बलिदान का उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। शादी के 4 साल हो चुके हैं। कामिनी और साहिल अब एक साथ नहीं रह रहे। कामिनी 10-15 दिन के लिए आती है, इनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है और ये फिर अपने माता पिता के पास चली जाती हैं जो कि लोकल है। और अब कामिनी शायद किसी और से प्यार करने लग पड़ी है। हालांकि साहिल के पास इसका कोई प्रूफ तो नहीं था, लेकिन सुनी सुनाई बातें थी। आईटी सर्कल में उसके जो मित्र थे, उसके जानने वाले थे, वहाँ से उड़ती उड़ती खबर पता लगी थी कि शायद उसकी कंपनी में जो उसके बॉस हैं उसके साथ इसका रिलेशनशिप है। हालांकि साहिल इन बातों को मानता नहीं था। उसको लगता था कि शायद कामिनी को लगता है कि मैं अभी लाइफ में ज़्यादा मूव कर नहीं पा रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहा, उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट है। लेकिन
एक दिन उसके फ्लैट में जब एक कोरियर आता है, सब कुछ सच सामने आ जाता है। वो थे डाइवोर्स के पेपर। शाम होने को थी। आज गुरुग्राम का मौसम तो काफ़ी सुहाना था, लेकिन उसका कुछ साहिल पर असर होने नहीं वाला था, क्योंकि जब वो लेटर खोलता है, डिवोर्स के पेपर पढ़ता है, तो मानो उसका दिल खून के आंसू रोने लग पड़ता है। वो कामिनी को फ़ोन करता है कि कामिनी, माना हम में कुछ डिफरेंसेस हैं और मैं समझता हूँ कि शादी के बाद तुम्हारी अच्छी तुमने ग्रोथ की, लेकिन मैं कंपनी की वजह से नहीं कर पाया। मैं अच्छी नौकरी ढूंढ तो रहा हूँ, जैसे मिलेगी कुछ समय बाद मेरी सैलरी भी तुम्हारे बराबर हो जाएगी, इसमें डिवोर्स देने वाली क्या बात है। तो कामिनी कहती है कि नहीं, बात ऐसी नहीं है, मैं बस अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। जो सुनी सुनाई बातें थी वो जब कामनी के मुंह से खुद निकलती है, अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मानो जैसे उसके दिल का दर्द आंसुओं के साथ अब बह रहा था। कुछ समय के लिए वो खामोश हो जाता है। वो कहता है, कामनी ऐसा मत करो, मैंने तुमसे प्यार किया है, हमारी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज थोड़ी हुई है, तुम कैसे किसी और से प्यार कर सकती हो। लेकिन कामनी कुछ समझने को, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहती है, डिवोर्स के पेपर भेजती है, बेहतर यही है कि साइन कर देना, नहीं किए तो हो सकता है कि कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए। ये कह के वो फ़ोन काट देती है। साहिल एक भला लड़का, किसी से कभी उसने गुस्से से तक नहीं बात की, यहाँ तक कि कभी भी उसने कामनी के साथ झगड़ा तक नहीं किया। हमेशा झगड़ा कामनी के द्वारा ही शुरू होता था। सारी सोसाइटी में जहाँ जहाँ तक उनकी जान पहचान थी, ये बात मशहूर थी। बिल्कुल जो पास में गुप्ता जी रहते थे, कहने को तो वो कुछ साहिल से 10 साल बड़े थे, लेकिन उनकी दोस्ती थी। फैमिली रिलेशन भी कुछ हद तक कहा जा सकता है। वो भी यही मानते थे कि जितना भी कसूर है लड़ाई झगड़े में, वो सारे का सारा कामनी का है। साहिल तो फिर भी सह लेता है। लेकिन आज जो बात साहिल के कानों से गुजरी, वो उसके दिल पर तीर के भांति लगी। वो टूट चुका था। वो बस अब मरना चाहता था। वो चाहता था कि मैं इस दुनिया से मर ही जाऊं। क्यों मैं उसको तलाक दूंगा, मैं उसके रास्ते से हट जाता हूँ। घर में पड़ी शराब की बोतल को खोलता है और आज वो शराब पीता रहता है। तब तक नहीं शराब छोड़ता जब तक एक तो रात का अंधेरा गहरा नहीं हो जाता, और दूसरा वो उसके सर पर नहीं चढ़ जाती। ठान चुका था साहिल कि मैं अब अपने आप को ख़त्म करके रहूँगा। वो नीचे जाता है, गाड़ी में बैठता है और गाड़ी चलाने लग पड़ता है। अजीब सा पागलपन हो चुका था उसको। वो कामनी को व्हाट्सएप कॉल करता है कि ये देखो, वीडियो कॉल करके दिखाता है कि मैं कितनी तेज़ भरी बारिश में गाड़ी चला रहा हूँ। मैं आज अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। शायद उसको इस बात की छोटी सी उम्मीद थी कि कामनी का दिल पसीज जाएगा। कहीं ना कहीं वो मुझसे प्यार करती है, डिफरेंसेस माने जा सकते हैं। लेकिन जब वो कामनी का जवाब सुनता, मरना है तो मरो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लगी समझ। जब भी ये बात सुनता है साहिल, मानो उसकी बची खुची उम्मीद खाक में मिल जाती है। लेकिन कामनी एक काम करती है। वो साहिल के माँ बाप को फ़ोन कर देती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बेटे का मुझे फ़ोन आया था और मुझे डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और अगर वो मरता है तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके माँ बाप भी काफ़ी हैरान थे। जिस लड़की को उसने बेतहाशा प्यार किया, बेतहाशा चाहा, वो आज किस तरीके से उसकी जान की परवाह तक नहीं कर रही। अरे कोई रिश्ता तो दूर की बात है, इंसानियत के नाते उसको इतनी फिक्र नहीं है। खैर, उससे उम्मीद और की भी क्या जा सकती थी, यही उसके माँ बाप समझते हैं। अब वो डर कर फ़ोन लगाते हैं साहिल को, लेकिन साहिल का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। वो फ़ोन करते हैं साहिल के दोस्त को, सुमित को। वो जल्दी से कहते हैं, अरे साहिल का नंबर बंद आ रहा है और मुझे कामनी का फ़ोन आया था और वो ऐसा ऐसा सब बोल रही थी। जब सुमित यह बात सुनता है, वो भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो भी बेतहाशा फ़ोन किया जा रहा था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब इतना तो सुमित को पता लग चुका था कि साहिल फ्लैट पर नहीं है, वो पागलों की तरह सड़कों में घूम रहा है। रात का घना अंधेरा हो चुका है, 11-12 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। ट्रैफिक कम हुआ, लेकिन जान का खतरा तो है। इसलिए वो भी अपनी गाड़ी को सड़कों पर उतारता है और एक
बिल्कुल अनंत गहराई में ढूंढने लग पड़ता है साहिल को, जहां पर उसका मिल पाना नामुमकिन सा लग रहा था। साहिल अंदर से टूट चुका था। अब वो अपनी गाड़ी को एक ऐसे सुनसान रास्ते पर डाल लेता है जहां पर शायद दिन के समय में भी कम लोग जाते होंगे, रात के समय में तो दूर की बात है। एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़, जो उसे नजर आता है उस भरी बारिश में। ना जाने उसके मन में क्या आता है। वो गाड़ी रोकता है, गाड़ी से उतरता है, उस पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपने दिल की भड़ास निकाल लेता है। ऊंची ऊंची चीखें मार कर रोता है। शायद ये रास्ता, शायद ये जगह साहिल ने इसलिए चुनी थी कि उसको सुनने वाला कोई ना हो, उसकी चीखों को, उसके दर्द को सुनने वाला कोई ना हो। कुछ समय साहिल उसी भरी बारिश में उस पेड़ के नीचे बैठता है और नशा होने की वजह से उसको कब नींद आ जाती है उसे भी पता नहीं चलता। अब अचानक से कुछ समय बाद उसको महसूस होता है कि उसके गालों को कुछ ऐसे ऐसे करके हिला रहा है। साहिल उठता है, वो देखता है। जब वो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कामनी, तुम यहाँ यहाँ कैसे? अरे मैं नहीं होंगी तो और कौन होगा? नहीं नहीं, मतलब तुम्हें कैसे पता लगा मैं यहीं हूँ? पागल, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई हूँ। क्या कहा था तुमने? मर जाओगे? मरने दूंगी तुम्हें मैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी। अब साहिल को विश्वास नहीं आ रहा था कि क्या वो जो सुन रहा है वो सही है या वो एक सपना है, हकीकत है भी है। वो आसपास अपने देखता है, अपने आप को काट के देखता है थोड़ा सा कि भाई मैं सच में सपना देख रहा हूँ, हकीकत है क्या है। लेकिन कामनी हंसने लग पड़ती है। वो कहती है देखो ना बारिश कितनी हो रही है, मैं भीग रही हूँ, जल्दी से गाड़ी में बैठ के चलते हैं फ्लैट। अब साहिल फिर हैरान की, लेकिन कामनी तुमने तो मुझे डिवोर्स के पेपर। अरे वो हो, मैं कह रही हूँ ना, कान पकड़ती है। गलती होगी मुझसे, अब मैं तुमसे कभी नहीं झगड़ूंगी, ये वादा है मेरा। तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम मेरे ही बनकर रहोगे। साहिल कहता है कि हाँ, मैं तो वादा वादा करने की जरूरत क्या है कामनी, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारा था और तुम्हारा ही तो रहूंगा। अब ये बात सुनकर कामनी हंसने लग पड़ती है और कहती है चलो गाड़ी में। साहिल गाड़ी में बैठने की तैयारी करता है। एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। मानते हैं नशे में था, लेकिन कामनी उससे ढूंढती ढूंढती आई थी तो उसकी गाड़ी कहाँ थी? क्या वो पैदल ही उसको इन वीरान सड़कों में ढूंढ रही थी? ये साहिल देख ना पाया। शायद अगर देख लेता तो नौबत यहाँ तक ना पहुंचती। साहिल अब जैसे ही गाड़ी में बैठता है उसको अचानक से एक तेज गंध आती है, मानो जैसे सड़ी हुई लाश कोई हो। एकदम से गाड़ी से फिर साहिल निकलता है बाहर। पूछती है क्या हुआ? कामनी कहती है ये क्या दोबारा क्यों उतर गए तुम? मुझे, कामनी तुम्हें स्मेल नहीं आ रही? किस बात की? अरे मुझे बहुत तेज बदबू आ रही है, कोई चूहा वगैरह मर गया हो। कामनी हंसती कहती है नशा किया है तुमने, ना जाने क्या उटपटांग बातें कर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही, देखो मैं तो बड़े आराम से बैठी हूँ। चलो ऐसा करो शीशा खोलो। अब फिर से साहिल बैठता है गाड़ी के अंदर, शीशा नीचे करता है, चल पड़ते हैं अपने घर की ओर। अब रास्ते में ये दोनों बातें करते जा रहे थे। कामनी जैसे वो कामनी थी ही नहीं जो उससे लड़ाई झगड़ा कर रही थी, जो उसको टके का सा न जानती थी। अब वो उसके हाथों में हाथ लेकर बैठी थी, कभी उसकी गालों को खींचती, कभी उसके बालों को सहलाती और कहती कि मेरी गलती को माफ़ करना, मुझे तुम्हें समझने में भूल होगी, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। और साहिल को क्या चाहिए था इस समय? साहिल को सबसे ज़्यादा कामनी के ही प्यार की ज़रूरत थी और वो उसे मिल भी रहा था। अचानक से शायद उसकी गाड़ी के आगे एक कुत्ता आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, उसकी गाड़ी लड़खड़ाती है, डिवाइडर के साथ टकराती है। लेकिन गनीमत थी कि ना गाड़ी को कोई ज़्यादा नुकसान होता है ना ही इन दोनों को। कुछ समय के लिए गाड़ी साहिल रोकता है और अपने आप को सही करने की कोशिश करता है, अच्छे से कामनी की तरफ देखता है, लेकिन कामनी को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी, बल्कि वो डरने की बजाय मुस्कुरा रही थी। जब अपनी सोसाइटी के बाहर पहुंचते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रोकता है,
गाड़ी का थोड़ा सा डेंट वगैरह तो लगा था। अरे साहब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं और कामनी दोनों ठीक है। गार्ड बड़े गौर से देखता है। कामनी जब गार्ड थोड़ा सा आगे मुंह करता है तो उसको स्मेल आती है। समझ आता है कि साहब आज पिए हुए हैं। ज़्यादा बात नहीं करता और गाड़ी आगे चली जाती है। इससे पहले कि आज थोड़ा सा आपको फ़र्क आ रहा हो भाई, कोल्ड और फीवर से बहुत बुरा हाल हुआ गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा, लेकिन कोशिश यही है कि जो रूटीन है वो ना टूटे, इसकी वजह से थोड़ा सा सहन कर लीजिएगा। खैर अब जब वो अपने फ्लैट में जाते हैं तो अब कुछ ऐसा होने लगता है जो साहिल शायद ताउम्र नहीं भूल पाएगा। फ्लैट में जाते हैं, साहिल कामनी को कस के गले लगा लेता है। वो अब से दूर नहीं उससे होना चाहता था। शायद कामनी का भी यही हाल था। अब वो गले लगाते लगाते लॉबी में उसको घुमा रहा था, जैसे प्यार से। लॉबी के एक जगह पर एक शीशा लगा हुआ था। जैसे ही कामनी और वो शीशे के सामने पहुंचते हैं, उस शीशे के बिल्कुल सामने कामनी की पीठ थी और उसके बड़े बड़े बाल नजर आ रहे थे। कामनी एक मॉडर्न लड़की थी, उसके हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब वो बाल शीशे में देखता है ऐसे लग रहे थे जैसे ना जाने कितने बरसों से उन बालों को धोया ना गया हो। अजीब सी तरीके के गंदे बाल, मानो जैसे किसी चुड़ैल के हो। एकदम से छोड़ता है कामनी को, कहता है कामनी तुम्हारे बाल। अब कामनी शीशे से इतर आ चुकी थी और कहती है हाँ क्या हुआ? अब गौर से देखता है साहिल उन बालों को। उसको कुछ अब वो नज़र नहीं आ रहा था जो उसको शीशे में नज़र आता है, इसलिए वो अपना वहम समझकर कहता है कि मैंने दरअसल आज काफ़ी ड्रिंक कर ली है, शायद मुझे कुछ वहम हुआ हो। अब वो कामनी को कहता है कि चलो मैं भी बहुत थक चुका हूँ, अब तुम भी शायद भीग चुकी हो, कपड़े चेंज करके बेडरूम में आओ, आज आराम से मैं सोऊंगा, काफ़ी दिन की टेंशन मेरी दूर हुई। कुछ समय बाद वो अब चेंज करता है, कामनी भी चेंज करती है। कामनी शीशे के सामने बैठी हुई थी, ड्रेसिंग टेबल के, अपने बालों को सहला रही थी। साहिल दूर खड़ा दरवाजे के पास उसको देखकर इतरा रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा था। वो चाहता था कि वो आज कामनी को ढेर सारा प्यार करे, ये रात वो कभी भूल ना पाए और उससे कभी जुदा होने की सोचे भी ना। लेकिन जैसे ही साहिल उस शीशे के सामने आता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी हालत पतली हो जाती है, क्योंकि अब जो उसको शीशे में नज़र आ रही थी वो उसकी खूबसूरत पत्नी कामनी नहीं, बल्कि एक खौफनाक बदसूरत औरत, या इसको औरत भी कहना वाजिब नहीं होगा। वो सही मायनों में चुड़ैल थी। जैसे ही साहिल देखने लगता है उसका सारा शरीर कांपना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या वो जो देख रहा है वो सच्चाई है या एक सपना है। वो जल्दी से भाग के बाथरूम में जाता है, अपनी आंखों को छींटे मारता है। अब उसकी शराब उतर चुकी थी ये दृश्य देखकर, और जब वो फिर से शीशे की तरफ देखता है उसे अब समझने में देरी नहीं लगी कि जो उसके साथ आई है वो उसकी पत्नी कामनी नहीं है, वो एक चुड़ैल है। साहिल कहता तुम कौन हो? अब उसको वो बिल्कुल शीशे के अलावा उसकी पत्नी कामनी ही नजर आ रही थी। वो हंस के कहती है अरे अपनी पत्नी को नहीं पहचानते? वो कहता नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती, जो तो शीशे में। हाँ हाँ, शीशे का तो रूप असली है, क्योंकि शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। और हाँ, अब तुम मेरे हो चुके हो, तुमने मुझसे वादा किया है, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ। अरे मैंने तो अपनी पत्नी कामनी से किया था, तुमसे नहीं किया था, उस समय मैं ही खड़ी थी सामने, और अब तुम मेरे हो। साहिल पीछे की ओर बढ़ रहा था, उसको अपनी मौत सामने साफ तौर पर नजर आ रही थी। वो हाथ जोड़ा था कि प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं तुम्हें जहाँ से लेकर आऊँ वहीं छोड़ूंगा, आराम से छोड़ूंगा। वो हंसती है, वो कहती है वहाँ जाना ही कौन चाहता है, कब से मैं किसी का इंतज़ार कर रही थी जो मुझे अपनाए।
आखिर तुमने मुझे अपना ही लिया, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं है, चाहिए तो तुम्हारी आत्मा, क्योंकि वही तो है जो मेरे साथ रह सकती है। ऐसा कहते ही वो मानो झपट पड़ती है साहिल पर। साहिल की ऊंची ऊंची चीखें उस फ्लैट के बाहर तक जा रही थी, जो शायद गुप्ता जी को भी सुनाई पड़ी। कुछ समय उनको लगा कि ये काम नहीं फिर आई होगी और फिर इनका वही रोज का क्लेश शुरू हो गया होगा। लेकिन वो आवाज़ें अब गुस्से वाली नहीं लग रही थी, दर्दनाक खौफनाक लग रही थी, क्योंकि जो अंदर का मंजर था वो कुछ और ही था। साहिल बचने की कोशिश कर रहा था, वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अब खूंखार चुड़ैल की चपेट में आ चुका था और उसका बचना कुछ नामुमकिन सा लग रहा था। कुछ समय गुप्ता जी सुनते रहते हैं और फिर वो फ़ोन करते हैं सुमित को, क्योंकि सुमित को भी अच्छी तरीके से जानते थे कि पहले पूछूं भाई, इससे पहले मैं दरवाज़ा खटखटाऊं और सिचुएशन हो जाए। तो फ़ोन करते हैं सुमित को। हाँ जी गुप्ता जी। सुमित भाई क्या हाल है, कहाँ पे हो? अरे गुप्ता जी, यहाँ पर मारा मारा फिर रहा हूँ। कहाँ पे? सड़कों में। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे गुप्ता जी क्या बताऊँ, इन दोनों का ना मुझे लगता है भाई अब सिस्टम ख़राब है बहुत ज़्यादा। किन दोनों की बात कर रहे हो? अरे इन दोनों की ही, साहिल और कामनी की। हाँ लग तो मुझे भी रहा है भाई, आज तो बहुत आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ें? कहाँ से? अरे साहिल के फ्लैट से। किस तरह की आवाज़ें? अरे यार मुझे लग रहा है कि मार कुटाई हो रही है और यहाँ पर सीन उल्टा हुआ मतलब। अरे साहिल की आवाज़ें आ रही है भाई, कामनी लग रहा है साहिल को खूब पीट रही है। अरे क्या बात कर रहे हैं गुप्ता जी आप, क्यों क्या हुआ? अरे मुझे फ़ोन आया था साहिल के माँ बाप का कि उसने कामनी को फ़ोन किया था कि मैं अपने आप को ख़त्म करने लगा हूँ, उसने डिवोर्स पेपर भेजे हैं और वो पता नहीं पागलों की तरह गाड़ी चला रहा है तेज़ बारिश में, और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ भाई कहीं पर मिल जाए। अरे क्या बात कर रहे हो, मुझे तो आवाज़ आ रही है अंदर से साहिल की। अच्छा फिर मतलब वो आ गया होगा, तो इसका मतलब उसने कामनी को बुलाया होगा या कामनी आई होगी, इन दोनों का झगड़ा हो रहा होगा। गुप्ता जी आप ऐसा करिए, जल्दी से डोर नॉक कीजिए, मैं बस आपके घर के आसपास ही हूँ, मैं जल्दी से आता हूँ। अब गुप्ता जी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते और वो दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देते हैं। अब अंदर से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। गुप्ता जी कह रहे थे, अरे साहिल दरवाज़ा खोल भाई, मैं हूँ। गुप्ता जी बचाओ मुझे, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। गुप्ता जी सोचते हैं, अरे भाई है तो चुड़ैल ही, लेकिन अब तेरी चुड़ैल है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, दरवाज़ा खोलेगा तो मैं तुझे वहाँ से बाहर निकालूंगा। गुप्ता जी बताओ गुप्ता जी बचाओ मुझे, इस चुड़ैल से बचाओ। और गुप्ता जी, अरे दरवाज़ा खोल भाई, दरवाज़ा खोलेगा अब तोड़ थोड़ी दूंगा। तोड़ दो गुप्ता जी, यही यही बचने का मेरा एक इकलौता जरिया है, जल्दी से तोड़ दो जल्दी से। अब गुप्ता जी हैरान हो चुके थे कि भाई बांध कर तो नहीं मार रही कहीं, एक औरत एक लड़की इतना कंट्रोल कैसे कर सकती है किसी को, कि पहले उसको बांध दिया होगा और अब उस पर पूरे अच्छे तरीके से उसकी कुटाई हो रही है। अब गुप्ता जी बड़े कंफ्यूज थे, लेकिन कुछ ही समय में सुमित आ जाता और कहता, गुप्ता जी क्या हुआ? कहता भाई पता नहीं क्या क्या आवाज़ें आ रही हैं और अब तो उसकी आवाज़ें आने भी बंद हो चुकी हैं। तो हमने, अरे भाई मैं दरवाज़ा तोड़ी है ना गुप्ता जी, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? अरे छोड़ो यार। सुमित जल्दी से दरवाजे को तेज तेज नॉक करना शुरू कर देता है, लातें मारना शुरू कर देता है। देखकर गुप्ता जी को भी थोड़ा सा जोश आता है और ये दोनों मिलकर दरवाज़ा तोड़ देते हैं। लेकिन अब जो सामने साहिल का हाल देखते हैं, सन के सन रह जाते हैं। साहिल फर्श पर खून से लथपथ लेटा हुआ था, बस वो इस तरीके से अपने बाजुओं को हिलाए जा रहा था, धीरे धीरे बोल रहा था, मुझे 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 बख्श दो, मुझे बख्श दो। आसपास खून बिखरा हुआ था। जैसे ही ये दोनों उसकी तरफ बढ़ते हैं, अब उसकी बाहें कुछ ढीली पड़ जाती हैं और वो एक तरह का बेहोश हो जाता है। अभी वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं था, हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, पता लगता है कि एम्बुलेंस को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और सुमित कहता है कि भाई ये वक्त वेट करने का नहीं है, जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। गुप्ता जी को भी यही बात सही लगती है। वो थोड़ी सी जो आसपास फर्स्ट एड पड़ी होगी घर में, उससे इतनी पट्टी करती है कि जो उसका खून था, अच्छी बात यह थी कि खून बिल्कुल नदी की तरह नहीं बह रहा था, जैसे नाखूनों के घाव के निशान थे और वो उससे जो खून रिस रहा था जो काफ़ी धीमा था। इसलिए जल्दी से जहाँ पर घाव गहरे थे वहाँ पर पट्टी करते हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात इन दोनों के लिए ये थी कि नाखून तो लगे हैं, लेकिन नाखून मारने वाली कहाँ है? कामिनी, मुझे पता है तुम यहाँ पे हो, जो तुमने आज हाल किया है, हम फोटोज खींचने लगे हैं, वीडियो बनाने लगे हैं, अब हम तुझे कोर्ट में लेकर जाएंगे।
साहिल को थोड़ी सी होश आती है और कहता है कामनी नहीं है वो, चुड़ैल है, यहाँ से निकलो। अब गुप्ता जी कहते हैं अरे हाँ, चुड़ैल से कम थोड़ी है, ये हालत चुड़ैल ही कर सकती है, वो तेरी पत्नी के रूप में चुड़ैल ही है। शायद गुप्ता जी भी कुछ हद तक सही कह रहे थे, लेकिन उन्हें गंभीरता का पता नहीं था। इसलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए ये दोनों साहिल को उठाते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं। लेकिन फ्लैट से लेकर गाड़ी तक जाने तक साहिल कहता जा रहा था कि वो चुड़ैल, वो मुझे मार देगी, वो मेरे साथ चल रही है, वो देखो। लेकिन इन तीनों के अलावा कोई और था नहीं। इसको लगा कि एक सदमा लगा है गुप्ता जी को और सुमित को, इसलिए वो भी कुछ ज़्यादा बात कर नहीं रहे थे। अब साहिल को पीछे बिठाया जाता है गाड़ी पे और साथ में बैठते हैं गुप्ता जी। फ्लैट के कुछ लोग भी जमा हो चुके थे। क्या हुआ क्या हुआ, कहते कुछ नहीं है, खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा। तो आपको पता ही है इसका कुछ झगड़ा चल रहा है, बात रफा दफा करके हॉस्पिटल लेके जाने की करते हैं। अब जब ये गाड़ी में बिठा चुके थे, गाड़ी चलना शुरू कर देती है। साहिल धीरे धीरे कह रहा था कि वो साथ ही बैठी है, वो मुझे मार देगी, साथ के साथ तुम्हें भी मार देगी, जल्दी से इसके पीछा छुड़ाओ। अब अचानक से सुमित का ध्यान रेयर व्यू मिरर पर जाता है और यहाँ पर बैठे थे गुप्ता जी, बीच में बैठा था साहिल, और इस तरफ जब ध्यान जाता है तो उसको नजर आती है एक चुड़ैल। क्या ये वही थी जिसके बारे में साहिल बात कर रहा था? जैसे ही वो चुड़ैल की तरफ देखता है, एकदम से वो नजरें हटाता है, उसके पैर ब्रेक पर खुद ब खुद ही पड़ जाते हैं। खाली वीरान सड़क में बीचों बीच गाड़ी रुकती है। बारिश तेज थी, गनीमत थी कि गाड़ी स्किड नहीं की। गुप्ता जी गालियां निकाल के कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या देख लिया जो ब्रेक मार दी, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अब सुमित जल्दी से गाड़ी को थोड़ा साइड पे करता है। एक शेड बनी थी जहां पर बारिश की बूंदें नहीं पड़ रही थी। सुमित कहता है जल्दी गुप्ता जी, एक मिनट गाड़ी से बाहर निकलिए। अरे क्या यार, हॉस्पिटल जाना, मैंने कहा ना सिर्फ 1 मिनट के लिए। हड़बड़ाहट में दोनों बाहर निकलते हैं और अब वो कहता है कि गुप्ता जी मैंने कुछ देखा अंदर। क्या देख लिया? इसके साथ जिस चुड़ैल की बात कर रहा है वो बैठी हुई है। अरे कामनी कहाँ बैठ गई? अरे गुप्ता जी कामनी की बात नहीं कर रहा, मैं असली चुड़ैल की बात कर रहा हूँ। गुप्ता जी कहते हैं अरे वो असली चुड़ैल से कम है। गुप्ता जी मजाक का समय नहीं है, सच में कोई है। गुप्ता जी गौर से देखते हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, यहाँ से मुझे भी नजर नहीं आ रही, रेयर व्यू मिरर में मुझे नजर आ रही थी। गुप्ता जी कहते देख मेरी बात सुन, कुछ भी है नहीं है बात की बात है, अभी इसको हॉस्पिटल लेके जाना बहुत जरूरी है, अगर ना लेकर गए मर भी सकता है। और भाई तुझे पता मर गया तो बहुत बुरा होगा। एक काम कर, गाड़ी में बैठते हैं, मैं पीछे ही बैठता हूँ हिम्मत करके, जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे हनुमान चालीसा लगा लेना, ये आइडिया अच्छा है। सुमित कहता है। अब ये गाड़ी में की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से दोनों एक ही समय में गाड़ी में बैठते हैं और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं हनुमान चालीसा लगाना शुरू कर देते हैं। हनुमान चालीसा चल रहा था, ये हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे। बार बार सुमित पीछे की तरफ देख रहा था। चुड़ैल जो नजर तो आ रही थी लेकिन शायद बंधी सी हुई थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी। अब साहिल को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल उसके जो घाव थे गहरे थे लेकिन जानलेवा नहीं थे। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या किसी जानवर ने हमला किया? इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, हमें अपने फ्लैट में ऐसे मिला। खैर कोई ज़्यादा सीरियस मतलब इस तरीके का केस लग नहीं रहा था जिसमें पुलिस की ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर इलाज शुरू कर देते हैं। अब इन द मीन टाइम इनके माता पिता को बता दिया जाता है। इसके माता पिता, जिनका गांव यहाँ से कुछ 3 घंटे की दूरी पर था, वो बिन समय को वेस्ट किए वहाँ से चल पड़ते हैं। अब जो समय हो चुका था वो कुछ 2 बजे के आसपास का हो चुका था। जैसे ही उसकी माँ, उसके पिता और उसकी भाभी, ये 3 जाने जब पहुँचते हैं हॉस्पिटल, इसकी माँ भागी भागी जाती है। सुमित कहता है कि खतरे से बाहर है हालत, लेकिन नाजुक है अभी और कुछ समय अभी रिकवर होने में तो लगेगा ही। जब वो उसकी हालत देखती हैं तो रोने लग पड़ती हैं, लेकिन इस चीज़ की तसल्ली भी थी सुमित के और गुप्ता जी के आगे हाथ जोड़ती है कि तुमने बच्चों बहुत मदद की। और वो कहते हैं कि हम भी तो आपके बेटे हैं, ऐसी कैसी बातें कर रही हो। उसकी भाभी भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उनको भाभी छोटा भाई मानती थी सुमित को, और हालत देखकर किसी से भी रहा नहीं जा सकता था। सुमित के भाई जो थे वो आर्मी में थे और जो उनके पिता थे वो भी रिटायर्ड थे, और उनको देखकर
सदमा सा लगा हुआ था। दिल के मजबूत थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कुछ हुआ कैसे। अब जब ये सारे बैठे हुए थे और बात करना शुरू करते हैं, सुमित कहता है कि मुझे तो गुप्ता जी का फ़ोन आया। अब गुप्ता जी कहते हैं देखो जी, मैं तो आराम से सो रहा था, मुझे अचानक से आवाज़ आनी शुरू होती है और जो कभी कभी इन दोनों के लड़ाई झगड़े की मुझे आवाज़ आती थी। अब मुझे शुरू में यही लगा कि ये फिर से लड़ झगड़ रहे हैं और काम नहीं आ गई होगी घर पे। लेकिन कुछ समय बाद साहिल के कराने की आवाज़ आने लग पड़ी, उसकी दर्दनाक आवाज़ों की मुझे सुनाई दी और मुझे लगा कि भाई शायद वो मार रही है, कूट रही है साहिल को। मैंने यही सोचा कि एक लड़की ऐसे कैसे हैवी हो सकती है, लेकिन मुझे इतना पता था कि साहिल उससे बहुत प्यार करता है, वो तो शायद उसे मार भी खा लेता है, इसलिए हो सकता है। लेकिन कुछ समय बाद आवाज़ें बढ़ती गई तो फिर मैंने 2-4 बार दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे यही सुनने को आया कि भाई वो चुड़ैल मुझे मार देगी। मैंने कहा कि भाई ये तो चुड़ैल ही तो है, कि ये कामनी उससे कम थोड़ी है। लेकिन फिर भी खैर मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं 3-4 बार दरवाज़ा खटखटाता रहा, अब दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। फिर मैंने सुमित को फ़ोन किया। सुमित ने तो ऐसा कहा कि भाई वो तो घर से बाहर निकला था। सारा जो सिलसिला था वो कड़ी दर कड़ी इन दोनों ने बताया। अब उसके बाद जो गाड़ी वाली बात थी वो भी सारी बताई कि हमें ऐसा कुछ नज़र आया। अब इनकी माँ को संशय होता है। ये वो पॉइंट था जहाँ पर अभी साहिल को मिलने नहीं दिया जा रहा था, उसके घाव गहरे थे जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता था, तो बाहरी कोई भी व्यक्ति मिल नहीं सकता था। तकरीबन रात के कुछ 9 बजे थे और 9 बजे डॉक्टरों ने इजाज़त दे दी कि जो अब घाव है वहाँ पर ठीक है, खतरे से बाहर है, तो एक जाना कोई मिल सकता है। सबसे पहले उनकी माँ कहती है कि मैं मिलने जाऊँगी। साहिल को होश आ चुकी थी लेकिन खौफ उसकी आंखों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। वो अपनी माँ को देखकर रोने लग पड़ता और कहता, माँ माँ वो चुड़ैल मुझे मार डालती, वो अभी भी यहीं पर है, देखो ना कैसे मेरा सिर सहला रही है, मुझे कहती है मैं तुझे लेकर जाऊंगी। कहते हैं कि बेटा किसकी बात कर रहा है? माँ सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अब उनकी माँ अपना शक दूर करने के लिए उस बैग से शीशे को निकालती है जो आमतौर पर लेडीज अपने पास रखती हैं, छोटा सा शीशा मेकअप के लिए। और साइड से देखती है सर की तरफ, जैसा उसने कहा था कि उसका सर सहल रही है। उसको हाथ नजर आते हैं, बड़े ही गंदे से हाथ, जले हुए हाथ जो उसका सर सहला रहे थे बड़े ही प्यार से। धीरे धीरे वो जब शीशा ऊपर करती हैं तो उनको नजर आती है एक भयावह, बहुत ही भयावह चुड़ैल। उसकी माँ की तो चीख निकल जाती है। सारे का सारा हॉस्पिटल उनकी माँ की ऊंची और तीखी चीख से गूंज उठता है। डॉक्टर जल्दी से भागते आते हैं, डांटते हैं, क्या कर रही है आप? अब ये वो बात थी जो बताई भी नहीं जा सकती थी। उनकी माँ कहती कुछ नहीं, मैं हालत देखकर मेरा ये हाल हो गया, और सदमे में वो बाहर निकलती है। अब उसके बाद फिर सारी बात बताती है कि जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, निश्चित तौर पर कोई चुड़ैल का साया मेरे बच्चे के सर पर आ चुका है, और जैसा कि वो कह रहा है वो उसको ले जाएगी, कुछ हमें करना होगा। अब ये डॉक्टर से दरख्वास्त करते हैं कि हमें ऑन द स्पॉट इसको डिस्चार्ज करना है। डॉक्टर मानते नहीं हैं। डॉक्टर कहते हैं कम से कम 1 दिन तो और लगेगा, उससे पहले नहीं। अब ये डिस्चार्ज करने के बाद इसलिए कह रहे थे कि जो इस गांव में रहते थे उससे कुछ ही दूरी पर एक डेरा था जहाँ के एक संत थे। वो संत तो अब समाधि ले चुके थे काफ़ी समय पहले, लेकिन उनका एक शिष्य रहता था, जैसे नाथ का टीला होता है कुछ वैसे ही था। और कहते हैं कि बड़ी शक्ति थी उस धोने में, बड़े बड़े भूत प्रेत जो जिद्दी होते हैं उनका भी काट कर देती है। तो ये इन्होंने ही सोचा था कि हम उसको लेकर जाएंगे। अब जैसे तैसे ये दिन गुजरता है। डॉक्टरों की परमिशन से ये एक छोटी सी बिल्कुल हल्की सी आवाज़ में हनुमान चालीसा का जाप सारे लगा के रखते हैं ताकि वो कुछ ज़्यादा नुकसान ना कर पाए। और रात होते ही डिस्चार्ज जब मिलती है ये बढ़ पड़ते हैं, ये चल पड़ते हैं उसी गंतव्य की ओर। अब जैसा मैंने कहा 3-3.5 घंटे का सफ़र था। 3-3.5 घंटे का सफ़र पूरा होता है और वो टीले पर पहुंचते हैं। अमूमन इस समय जो साधु संत होते हैं वो तो सो ही जाते हैं। 12-1 बजे का समय हो चुका था। जब वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो नाथ बड़ी हैरानी से देख कर कहते हैं, अरे आप, अच्छा समझ गया कि आप इतनी लेट क्यों आए। आइए आइए जल्दी आइए, आपने बहुत अच्छा किया जो इसको लेकर आ गए। अब सुमित और गुप्ता जी हैरान कि भाई हमने तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन उनकी माँ, उनके पिताजी और उनकी भाभी के चेहरे पर तसल्ली थी, क्योंकि वो तो सब जानते थे
वही सुमित, वो तो मानो जैसे निढाल था। अब धीरे 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 वो बढ़ते जा रहे थे उस धोने की तरफ। जैसे जैसे वो उस धोने की तरफ बढ़ते जा रहे थे, साहिल अचानक से अग्रेसिव होना शुरू हो चुका था। वो कह रहा था, मुझे मुझे रोकेगा तू? अरे तेरी औकात ही क्या है, तू है ही क्या? मुझे पहचान गया तो क्या हुआ, तू मुझे अब जान भी जाएगा कि मैं हूं कौन। ये आवाज थोड़ी सी भारी थी, लेकिन मर्द जैसे नहीं, किसी औरत की भारी आवाज होती है वैसी है। जैसे ही सुमित और गुप्ता जी दोनों संभाल कर आ रहे थे, वो तो कांपने लग पड़ते हैं कि ये बीच में क्या चल रहा है हमारे, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हैं, दोस्त था उनका। अब क्या होता है कि इशारा करते हैं वो नाथ जी बिठाने का, ये उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। अब वो बैठा था, नाथ जी कहते हैं, देख जाना तो पड़ेगा ही। अब तू अपनी मर्जी से जाएगी या फिर मेरी मर्जी से? अगर अपनी मर्जी से चली जाएगी तो बेहतर है, लेकिन जब मेरी मर्जी से गई तो फिर बड़ी ही तकलीफ में जाएगी, सोच ले। ये कहने की देर थी, जो बिल्कुल पास पीपल का पेड़ था, साहिल उस पेड़ पर ऐसे चढ़ जाता है देखते देखते जैसे मानो कोई बंदर हो, बंदर से भी तेज। वो उस पेड़ की टाली पर जा बैठता है, देखकर हंसने लग पड़ता है ऊपर से सबको। इस समय सबसे ज्यादा हैरान हो रहे थे सुमित और गुप्ता जी। ये सीन क्या चल रहा है, ये कैसे पहुंच गया, ये क्या है? जो साहिल के पिता है वो इशारे से शांत रहने को कहते हैं दोनों को, जो हो रहा है बस सब देखते जाओ। अब नाथ जी उसको देख के मुस्कुरा रहे थे, खेल ले जितना खेलना, थोड़ा सा और खेल ले, जब खेल के मन भर जाएगा तो बता देना। ऊपर से आवाज आती है, हाँ क्या कर लेगा तू, ले खेल ले जितना खेलना था, अब तू कर जो करना है। जो वो नाथ जी थे, वो एक गिलास साफ पड़ा हुआ था उसको पकड़ते हैं जो खाली था, और सुमित को कहते हैं कि जा बेटा इसमें थोड़ा सा ना पानी भर ला, वो नलका लगा हुआ है। वो नलके की तरफ जाता है, पानी भरता है कि क्या करेंगे, पानी थमा देता है साधु उनको, नाथ जी को। अब नाथ जी थोड़ा सा पानी अपनी तली पर रखते हैं, कुछ मंत्र बड़बड़ाते हैं और एकदम से उस धोने में फेंकते हैं। फेंका उन्होंने पानी था, या यूं कहें कि पानी की चंद बूंदें, लेकिन एक ज्वाला ऐसे निकलती है जैसे मानो उसमें ईंधन फेंका हो। ये देखकर सुमित और गुप्ता जी स्तब्ध रह जाते हैं कि पानी से कैसे ये सब कुछ हो गया। लेकिन जैसे ही उस आग का एक बड़ा सा गुब्बारा फूटता है, जो साहिल ऊपर बैठा हुआ था उसी समय एकदम नीचे गिरता है। उसे नीचे गिरता हुआ देखकर उसकी मां की चीख निकल जाती है। पहले ही वो बुरी हालत में था, लेकिन क्या हुआ? इशारा करते हैं नाथ जी, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। अब शायद उस चुड़ैल की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि पता है ना मैं क्या कर सकता हूं। चुड़ैल कुछ समय के लिए चुप रहती है और फिर हंसना शुरू करती है, इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगी, तेरे सामने ही लेकर जाऊंगी, तू जो कर सकता है कर ले, इससे छोटे से अपने चमत्कार से मुझे डरा नहीं सकता तू। तुझे नहीं पता मैं कितनी पुरानी हूँ, कितनी शक्ति है मुझमें। एक बार क्या गिरा दिया समझ लेगा तू कि बार बार गिराएगा। लेकिन वो जो नाथ जी थे ना, उनका रंग बिल्कुल सफेद था जैसे अंग्रेज हो। अब नाथ जी का चेहरा गुस्से में बदल रहा था। धीरे धीरे देखते देखते उनका रंग लाल हो जाता है और एक अट्टहास मारते हैं, गर्जना करते हैं, तू मुझे जानती है? अब वो शरीर में सिर्फ नाथ जी नहीं थे, बल्कि वो भी संत थे जिनका ये डेरा रहा था और जो काफी समय पहले शरीर त्याग चुके थे। जैसे ही दूसरी आवाज भी साथ में आती है, मानो उस चुड़ैल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। नाथ, आप मुझे मेरे काम में रोकिए मत, इसने मुझे वादा किया है कि ये मेरे साथ जाएगा। आपको भी पता है इन शक्तियों के साथ किया हुआ वादा पूरा करना पड़ता है। नाथ गुस्से में कहते हैं, वादा इसने अपनी पत्नी से किया था, तेरे साथ नहीं। तूने छल किया है, तू भी जानती है। ये कहती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी, इसको कुछ नहीं करूंगी, लेकिन बदले में मुझे भोग चाहिए। जैसे ही कहते हैं, वो नाथ उस धुएं में अंगारों को पकड़ते हैं अपने हाथ से।
ये सीन देखकर सबसे ज्यादा वो प्रेतनी नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा सुमित और गुप्ता जी डर जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और कहते हैं करूं तेरा विनाश। अभी उनकी मुट्ठी में ही मोर आग थी और साहिल के रूप में जो वो चुड़ैल अंदर थी उसके हाथ जुड़े थे। नहीं 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 नाथ जी, मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, लेकिन याद रखिएगा कभी ना कभी मैं अपना भोग जरूर लेकर जाऊंगी। नाथ हंसते हैं और कहते हैं तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल इस बच्चे को छोड़, नहीं तो मैं तुझे यहीं पर कैद कर लूंगा। तेरे रिश्तेदारों से मिलाओ कितने कैद किए। बस इसके बाद शायद प्रेतनी को पता लग चुका था कि कुछ भी आगे बोली तो कैद हो जाऊंगी। अचानक से साहिल बेहोश होकर सुमित की गोद में जा गिरता। इस सारे सीन के खत्म होने पर जो सबसे ज्यादा रिलैक्स थे वो थे सुमित और गुप्ता जी, क्योंकि उनके लिए ये नई चीज थी। शायद सुमित साहिल के माता पिता या उसकी भाभी को पता होगा गांव में रहने की वजह से, लेकिन पढ़े लिखे लोग, उनके लिए ये चीजें बहुत ही अजीब थी सच में। अब वो कहते हैं कि इसको लेटाओ, बच्चा बहुत थक चुका है। बड़ी ही जो शक्ति थी वो जालिम थी, लेकिन अब ये नहीं आएगी इस पर। लेकिन उनकी माँ कहती है नाथ जी वो कह रही थी कि मैं तो कभी न कभी वो मैं उपाय बता दूंगा। तकरीबन इसको क्या कर रहा है ये कहते हैं कि नाथ जी अभी तो नौकरी कर रहा है, छोड़ सकता है कुछ दिनों के लिए, बताइए क्या करना है। 40 दिन इसको इसी जगह पे रहना होगा और यहाँ पर ये सेवा करे, धोने की सेवा करे, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हैं ठीक है जी कोई बात नहीं। अब अगली सुबह साहिल को होश आ चुका था और पहले से तबीयत उसकी ठीक लग रही थी। हालांकि जो घाव थे, घाव का दंश था वो तो था ही, और लेकिन डरा हुआ था कि वो कहाँ गई। तो जब थोड़ा बहुत माहौल भी देखता है कि वो सही जगह पे आ गया है, क्योंकि वो भी आता जाता था, उसको खुशी होती है, उसको बता दिया जाता है कि भाई 40 दिन ये करना पड़ेगा, छुट्टी लेनी छुट्टी ले ले, जॉब छोड़नी जॉब छोड़ दे। और अब नाथ जी हंस के कहते हैं कि बेटा साहिल, एक चुड़ैल से तेरा पाला छुड़ा दिया है और दूसरी चुड़ैल से छुड़ाना तेरा काम है। वो बात कर रहे थे कामनी की, क्योंकि उनको बताया गया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये कहते हैं कि नाथ जी नहीं, वो मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे वो तुझसे नहीं करती, मतलब ही है, मेरी बात मान, अच्छा रहेगा, पछताएगा नहीं तो साइन कर दे। अब उनकी बात मानकर वो साइन कर देता है। 40 दिन वो पूरी सेवा भावना से काम करता है। 40 दिन बाद वो जब विदा होता है डेरे से, तो नाथ जी बहुत प्यार देते हैं उसको और कहते हैं कि चिंता मत कर, अब दोनों चुड़ैलें कभी तेरी जिंदगी में नहीं आएंगी। खैर डिवोर्स हो चुका था साहिल का, दुख था उसे। कामनी बहुत खुश थी कि उसका पीछा छूटा, अपने मन चाहे लड़के से वो शादी करती है। लेकिन साहिल को पता लगता है कि केस चला उसका डोमेस्टिक वायलेंस का। कई बार उसने कामनी को देखा, जब भी देखा उसकी शक्ल पर घाव ही घाव थे। सुनने में आया कि उसका पति उसे बहुत मारता था। डिवोर्स ले लिया कामनी ने उससे भी। उसके बाद कामिनी ने काफ़ी बार ट्राई किया साहिल से मिलने का, गलती का एहसास, दोबारा वो शादी करना चाहती है। लेकिन साहिल को याद था एक वाक्य, एक बहुत ही पहुंचे साधु संत कमलनाथ का, कि दोनों चुड़ैलों से पाला छूट गया, नहीं आएगी दोबारा। साहिल ने कहा कि नहीं बस अब नहीं, समय बीत चुका है, खुश हूं जिंदगी में मैं, जो तुम्हारा फैसला था तुम भुगतो। आप बताइए कि क्या साहिल ने सही किया, या फिर साहिल को एक मौका और दे देना चाहिए कामनी को कि दोबारा से ज़िंदगी शुरू करे। और कैसा लगा आपको किस्सा, ये भी ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ बेहद पसंद आया होगा। सो ये था आज का किस्सा, और इससे पहले हम वाइंड अप करें आज का एपिसोड, एक बार फिर से हाथ जोड़ के माफ़ी। सच में आज तबीयत बहुत ख़राब है, ना ही सिर्फ गला वगैरह ख़राब है, बुखार भी हुआ है। मैं जैसे बात कर रहा था मेरा सर दर्द हो रहा था, लेकिन अभी एक और शूट करना है ताकि बैकअप हो। सो काम तो करना ही पड़ेगा, नौकरी क्या और नखरा क्या। यूट्यूब इज़ इटसेल्फ है जॉब। जिनको ये लगता है कि भाई ये तो काम ही बड़ा अच्छा है, लेकिन भाई टाइम उतना ही देना पड़ता है जितना हम अपनी जॉब को देते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं जल्दी से कमेंट ऑफ द डे। इससे पहले मैं
कमेंट ऑफ द डे पढ़ूँ, कुछ वो भी हैं, शाउट आउट्स भी हैं, वो मैं अगले एपिसोड में कहूँगा। पहले मैं बता देता हूँ ताकि अपने जो व्यूअर्स हैं वो नाराज़ ना हो। तो एक बार जो कमेंट ऑफ द डे है उसको मैं पढ़ लेता हूँ। ये है कमेंट ऑफ द डे। @AR Shades, ये कह रहे हैं भाई योर स्टोरीज फील लाइक नानी दादी की कहानियाँ, पता नहीं क्या जादू चलाते हो, सुनते से 10 मिनट में नींद आ जाती है। ऑनेस्टली सेइंग, इससे पहले नींद आती ही नहीं थी लेट तक। इफ़ यू फील दिस कमेंट एंड लव टू बी शेयर्ड इन कमेंट ऑफ द डे देन प्लीज़ पढ़ देना। यार मुझे एक बात बताओ, चलो माना आपके सोने के काम आती है मेरी कहानियाँ, क्या यही कारण है कि लाइक और ये कमेंट कम आते हैं? आप तो भाई सो जाते हो, जब सोते नहीं सो ही जाते हो तो भाई मेरी कहानी सुनते कैसे होगी पूरी? मतलब कि फिर दिक्कत वाली बात है नहीं, या तो 2-2 बार सुनते हो ये बता दो, या फिर भाई जो लाइक वाला काम है, कमेंट वाला काम है, वो ज़रूर पहले कर दिया करो, क्योंकि ये तो दिक्कत वाली बात होगी। मतलब एक तरह से अच्छी बात है कि मेरी स्टोरीज़ आपकी स्ट्रेस रिमूव कर रही है, आपको अच्छे दे रही है, लेकिन ये चिंता वाली बात भी है। तो खैर जोक्स आर द पार्ट, लेकिन धन्यवाद भाई आपको बहुत बहुत। आपको ये लगता है कि आपकी कहानियों से मेरी कहानियों से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, और एक सुकून की नींद बहुत अहमियत रखती है जीवन में। और अगर आपकी वो नींद दिलाने में कहानियाँ काम आ रही हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है भाई। और हाँ, ये सबको मैसेज भी है कि भाई लाइक वगैरह फिर पहले कर दिया करो जिनको नींद आ जाती है, और कमेंट्स वगैरह करके शेयर करके अपना काम ख़त्म कर दिया करो 1-2 मिनट में, 30 सेकंड में भी नहीं, क्योंकि फिर वो यूट्यूब को लगता है कि ये वो है, स्पैम है। ठीक है, तो इसलिए वो प्लीज़ जल्दी से अपने काम सारे कर दिया करो। तो डेफिनेटली ये एक आपका कमेंट ऑफ द डे बनता है। उसका कारण ये है कि एक बदलाव, सबसे बड़ी बात है कि आप सबकी ज़िंदगी में किस तरीके का पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, ये बहुत मायने रखता है। तो अभी एक और कमेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा यूट्यूबर का, और मेरे बड़े ही एक चाहने वाले व्यूअर हैं और उनकी बड़े ही रिस्पेक्ट करता हूँ मैं नाम भी नहीं लूँगा उनका। और उन्होंने कहा कि एक यूट्यूबर है, वो ये कहता है कि आखिर में कि रिश्तों पर कभी विश्वास ना करो, बचकर रहो रिश्तेदारों से, लेकिन आप कहते हैं कि आखिर में जो रिश्तों क्या वैल्यू बताते हैं, ये हमारे में पॉजिटिविटी देती है। देखिए, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि डर डर जो होता है ना, वो हमेशा गलतियाँ कराता है। जब हम डर जाते हैं, हमेशा हम गलतियाँ कर लेते हैं। तो हम अपने अगर रिश्तेदारों को डर की नज़र से देखेंगे तो फिर हम गधा घोड़ा एक समान कर देंगे, है ना? कि ये भी ऐसा, मामा भी ऐसा, चाचा भी ऐसा, ताया भी ऐसा, फूफा भी ऐसा। हो सकता है इन सभी में से कोई भी ना, और हो सकता है सभी में से सभी हों, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन हमारे खुद के एक्शंस मजबूर कर देते हैं सामने वाले को अपने एक्शंस को चेंज करने के लिए। सो हमारे एक्शंस अगर स्ट्रॉन्ग हो तो सामने वाले के एक्शंस बदल जाते हैं, पता लग जाता है कि कौन कैसा है, कितने पानी में है। सो भाई नहीं, रिश्तेदार, जहाँ रिश्तेदार काम आते हैं वहाँ कोई और भी नहीं आता, और जहाँ रिश्तेदार बेड़ा गर्क कर देते हैं और उससे भी ज़्यादा कर देते हैं, दुश्मन तो बाहर से भी होते हैं। देखो, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे जो पक्के दुश्मन है वो रिश्तेदार नहीं हो सकते। सो विन विन सिचुएशन ये है कि अगर रिश्तेदार दुश्मन हो तो उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश रह जाती है बदलाव चेंज करने की, ठीक करने की, एक इंसानियत, एक जो गर्मी होती है ना प्यार की, वो होने की। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कोशिश कीजिए बदलाव लाने की। और सच में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई रिश्तेदारों से बचो, नहीं नहीं भाई, परमात्मा से डरो, सबसे प्यार करो, दैट्स इट। मेरा ये फलसफा है। और परमात्मा से प्यार भी करो साथ के साथ, ना ही सिर्फ डरो। डरो इस चीज़ से कि हम कुछ गलत ना करें। सो ये था आज का ज्ञान। कईयों को पसंद नहीं आता, लेकिन जिनको आता है ये उनके लिए। सो ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। जल्दी मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।